हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कल की जो श्रृंखला शुरू की गई थी आर्टिकल वाली, वो आज हम उसकी दूसरा लेक्चर लेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से शुरू होता है और भाग 4 में होता है। क्या भाग 4 में क्या होता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है ताकि जो अभी यूपी पुलिस के एग्जाम आए हैं, आने वाले हैं, या जो इसके जो और भी एग्जाम आ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इससे बाहर कहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से सर कर लेंगे, आपके माइंड में चीजें हो जाएंगी। मैं इसलिए ये सीरीज करा रही हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट की कॉपी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जारी करती है, इसको बेयर एक्ट कहते हैं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है लाइन टू लाइन। जैसे मान लो इसमें लिखा गया, जिसे हम लोग कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन एकदम प्योर, मतलब अगर हिंदी में है तो एकदम प्रॉपर दिया जाता है, तो वैसे ही फॉर्म होता है। तो हम लोग को नहीं, जैसे इसमें दिया है इस भाग में अंतर्दिष्ट तत्वों को लागू होना, या ऐसे। तो ये सारी चीजें आर्टिकल, मतलब डायरेक्ट वो जो आर्टिकल की कॉपी है वहां से उठाया जाता है। इसलिए मैं आज आपको सही तरीका बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, मतलब जो आर्टिकल हैं उनको पढ़ने का और याद करने का। क्योंकि अभी जो हेड उसका होम गार्ड का एग्जाम हुआ था, तो लोगों को लगा बहुत टफ है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वो डायरेक्ट ना पूछ कर, क्योंकि हम वही कुछ को आर्टिकल है जो प्रीवियस ईयर में है या जो ऐसे हाईलाइटेड है उसी को रट लेते हैं, उसकी वजह से हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूट पा सके आर्टिकल में, क्योंकि ये स्टेटिक पार्ट होता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो आप कर ले जाओगे। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये सेकेंड लेक्चर। आप इसको सारे अच्छे से करिएगा, और जितना आप इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा, जल्दी ही एग्जाम आने वाला है, तो आपको भी दिखेगा कि हाँ यहाँ से कितने। और वैसे भी आप अगर इतना कर लेंगे तो कुछ बाहर का जरूरत ही नहीं है करने का। ठीक है, तो आप इतना जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है? भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36, जिसमें क्या है, डिफिनीशन दी गई है। किसके? राज्य के नीति निदेशक तत्व के डिफिनीशन दी गई है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। मतलब इसमें ये बताया गया कि राज्य का जो डिफिनीशन दी गई है ना, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें जो तो आर्टिकल जो 3 में बताया गया था, वही राज्य की डिफिनीशन यहाँ भी वही आर्टिकल, वो वही डिफिनीशन मानी जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 37। इस भाग में अंतर्निहित तत्वों को लागू होना, मतलब जो इस भाग में दिए गए हैं प्रावधान, वो सारों का लागू होना किसमें बताया गया? आर्टिकल 37। इस भाग में अंतर्दिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता इसको। ये एक, मतलब एक नीति निदेशक तत्व या आदर्श है, जो राज्यों के लिए नैतिक, मतलब कर्तव्य होता है कि उनको ये चीज करनी है, ये लागू करनी है। ये एक नैतिक कर्तव्य है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आप मतलब इसके खिलाफ आप जो है कोर्ट में या कुछ अपील नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट अगर उसका वायलेशन होता तो हमें 32 के तहत वो, मतलब उसकी रक्षा के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन ये नीति निदेशक तत्व है, ये नैतिक सिद्धांत है जिनको राज्य को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई इन्फोर्सेबल मेथड नहीं है। ठीक है, नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या है ये? राज्य का कर्तव्य है। जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज होती है हम लोग की, तो हम लोग का मतलब ये है कि हाँ ये चीजें हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, या मतलब जो भी, मतलब कुछ चीजें हैं, तो उसमें आपके लिए कोई उसका सजा नहीं हो पाएगी, हो सकती है। वो आपके कर्तव्य है कि आपको ये करना है, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 38। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब अब इसमें क्या अब राज्य को मतलब जो निर्देश दिया गया क्या है? राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था बनाएगा। इसमें एक है, एक मतलब 38 के एक में क्या है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को कि जिसमें सामाजिक आर्थिक, क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और इसमें ये भी पूछा जाता है कहाँ कहाँ ये न्याय के बारे में डिफाइन किया गया। तो देखिए वहां पे भी था, हम लोग प्रस्तावना में भी कल पढ़े थे कि 3 तरह के न्याय होते हैं, तो यहाँ भी इसका मेंशन किया गया। क्या? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन करेगा? स्टेट करेगा। इसका नंबर 2 है, राज्य विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। क्या? आय की जो असमानता है
उसको कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। जो मतलब राज्य को कुछ नीति फॉलो करनी है, वो कौन कौन से है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से मतलब ये चीजें मतलब होनी चाहिए। राज्य ऐसी नीति का तत्व का फॉलो करेगा। क्या है पहला का, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है किस खंड में है ये, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 39 के भाग का में है। पुरुष और स्त्री क्या है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। खा में क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो, मतलब जो भी संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भी है वो ऐसे मतलब उसका डिविडेशन हो, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। गा है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। क्या है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी चलनी चाहिए जो धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब कि ये संकेंद्रित ना हो कि हाँ एक ही व्यक्ति तक चीजें हैं और सबके लिए पास नहीं पहुंच रही है। ठीक है। क्या है, भाग गा में है। घा में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। घा में है, किसमें, घा में, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक है। अंगा है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति। क्या है, स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को उसकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। क्या है, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है चा है, इसी में मतलब चा है, उसमें 39 आर्टिकल में ही चा है। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय, क्या, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ, क्या है, स्वस्थ विकास के अवसर की सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 39 का है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह निश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टता या सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रहे। मतलब इसमें न्याय प्राप्त करने के लिए कि कोई भी मतलब किसी भी कारण से वंचित ना रह जाए न्याय प्राप्त करने का, ये इंश्योर कौन करेगा, स्टेट करेगा, वंचित ना रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। क्या, निःशुल्क विधिक सहायता भी इसके तहत मतलब इंश्योर करनी पड़ेगी, किसको, स्टेट को। इसमें हम देखिए, आप अगर आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे जो ये 39 का लिखा है ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके थ्रू 39 ए को जोड़ा गया है। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब स्टेट का यह भी कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायत का संगठन करे और उस जो पंचायत जो संगठन हुआ है उस जो जिसके लिए वो उसको सुचारू रखने के लिए, उसको व्यवस्था बनाने के लिए जो भी शक्तियों की आवश्यकता होगी, जो भी जरूरत होगी, वो कौन पूरा करेगा, स्टेट पूरा करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, क्या, आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नाशक्तता तथा अन्य अनहार्य अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और
मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए इसमें जो मतलब कार या फैक्ट्री में काम करते हैं तो जो इन्वायरमेंट होगा कि कैसे एक मानव के लिए जो उचित इन्वायरमेंट है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा। और जो ये प्रसूति सहायता मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जो उनको दी जाती है फैसिलिटी वो किसके आर्टिकल 42 के थ्रू स्टेट तभी देता है, जो स्कीम लाता है या जो भी मतलब फैसिलिटी दे तो क्या आर्टिकल 42 के थ्रू करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशेषतः ग्राम में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना, जो उद्योग का प्रबंधन किया गया उसमें कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों संस्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 खा सहकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 43 खा के तहत सहकारी सोसाइटी का संवर्धन है। जो सहकारी समितियां बनती है ना उनके संवर्धन के लिए आर्टिकल 43 खा है। राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 खा। आर्टिकल फिर 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान, क्या अभी ये चर्चा में भी था आर्टिकल आर्टिकल क्या है 44, ये बहुत चर्चा में था तो ये इसलिए आप याद नागरिकों के लिए एक समान क्या है एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। देखो इसलिए ना 6 वर्ष से जो कम आए उनके लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम्स और शिक्षा अधिकार वो दिलाते ना तो वो आर्टिकल 45 के थ्रू है। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। आर्टिकल 47 क्या है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। देखिए कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया गया, यही डिक्टो लाइन पूछी जाती है एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैंने तो पढ़ा था फिर भी मुझे आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा। तो ये यही रीजन है, हम उसको जो उसका सही तरीका है वो पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, ऐसे आप याद रखिए ताकि आपका अगर क्वेश्चन आए तो किस कैसे भी फॉर्म हो जाए आपसे वो पक्का ही बनेगा। ठीक है, तो क्या है आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। और राज्य विशेषतः मादक पेयों क्या है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए। क्या तभी देखिए जो गौ हत्या और जो मतलब उसका वो जिनकी मीट और ये सब बिकता नहीं था तो आर्टिकल 43 के तहत ही राज्य उस पर प्रतिबंध लगाता है। क्या आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन जिसके थ्रू क्या है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा नई नई टेक्निक और ये सब जो है कृषि में इंट्रोड्यूस करेगा। कौन स्टेट का कर्तव्य है। और विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने का लिए कदम उठाए। देखें इसलिए बहुत सारी संस्थाएं बनी जो टाइम टू टाइम रिसर्च करती रहती हैं, नए मतलब नए बीज का आविष्कार करना कि मतलब जैसे किससे
दुधारू पशुओं का और आविष्कार हो, मतलब वो चीजें और इम्प्रूव हो। ठीक है, फिर 48 का है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखो इसीलिए जो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब क्यों लाया है स्टेट ने उनमें, और देखो उसको एक नैतिक कर्तव्य भी है, और ये जाहिर सी बहुत बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एनवायरमेंट के लिए। तो इसीलिए ये भी मतलब है कि स्टेट को ये चीज बोली गई है करने के लिए। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थित लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। क्या? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका क्या है? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य का मतलब यह भी कर्तव्य होगा कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। ठीक है, तो इसमें पहला मतलब इसके सब पार्ट में का है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और विधि संबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय विवादों और मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कौन? स्टेट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है क्या है? अब यहाँ से हम मतलब डीपीएसपी यहाँ पे हमारा एंड होता है, खत्म होता है। देखिए मैंने अपनी कोशिश की कि जितना अच्छा हो सके आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके माइंड में चीजें आ जाएगी जहां तक है। ठीक है, अब आ गई भाग, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाग 4 का, जिसमें क्या है? मूल कर्तव्य। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो मूल कर्तव्य है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से और किस समिति की सिफारिश से इसको जोड़ा गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाग 4 का को मूल कर्तव्य को किस पहला तो किस समिति के सिफारिश से, दूसरा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, वैसे तो आपको याद होगा, ये जाहिर सी बात है एग्जाम आने वाला है, लेकिन अगर नहीं भी याद होगा तो आपको ये पता चल जाएगा, याद नहीं आप देख लेंगे, फिर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा परमानेंट। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बताने को तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप एक बार कमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, इसलिए मैं आपके लिए ही ताकि याद रहे। ठीक है, आर्टिकल 51 का है पहला, इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए अभी ये नया, इसका मतलब एक नया ही क्वेश्चन इस नए फॉर्म होने लगे हैं डीपी इससे भी, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी। इसमें क्या होता है, सब पार्ट में पूछे तो किस पार्ट में ये चीज दी गई है, तो ये सब पार्ट इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले में क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और क्या? राष्ट्रगान। किसका किसका? आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और क्या? राष्ट्रगान का आदर करें। खा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं। मतलब जो जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो हेल्प किए, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनको जो आदर्श हैं उनको अपने अपने मतलब अपने अंदर उसको समाहित करिए, ऐसा मतलब दिया गया। खा में, गा में है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूत रखें। क्या? प्रभुता, एकता, अखंडता और रक्षा करें और उसको अछूत रखें। घा में क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, क्या? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। घा में है। अंगा में क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व, क्या है? समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, ये अंगा में देखो, अंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। पहला क्या है कि हम ऐसा समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो
धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और प्रथाओं, जो ऐसी प्रथाओं को त्याग करें, मतलब जो छुआछूत और ये सब चीजें हैं, इसको जो त्याग करें, ऐसे आदर्श को हम, मतलब ऐसे मतलब धर्म, ऐसे हम चीजों को हम माने, ठीक है, ऐसी भावना का हम अपने अंदर जो है निर्माण करें। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, जो और ऐसे ऐसी भावना का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आर्टिकल आर्टिकल किसमें आर्टिकल किसमें 51 के का में अंगा है। क्या है, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की, क्या हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, मतलब जो हमारे वो है कल्चर है, उसकी उसका गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। छा में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति प्रति दया भाव रखें। जहाँ में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद क्या है, झा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। यहाँ क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, मतलब अपने अंदर जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करे ताकि देश का तरक्की हो और देश आगे बढ़ता रहे। तो किसमें है, युवा, इया है। टा में क्या है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें मतलब कितने, जो अभिभावक का जो कर्तव्य है वो कितने से कितने एज तक के लिए दिया गया है, तो क्या है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, क्या है 6 से 14 वर्ष के लिए। अब हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या है, कार्यपालिका। कार्य भाग 5 में संघ है, क्या भाग 5 में संघ है, जिसका अध्याय फर्स्ट में क्या है, कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम राष्ट्रपति तक का कवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी याद चीजें वो करने में, रिवाइज करने में। तो आज हम राष्ट्रपति तक का करते हैं, राष्ट्रपति को करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को करके क्लास को इन करेंगे, फिर नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब इसमें पहला क्या दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, किसमें होती है, राष्ट्रपति में। तो क्या राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्या है, या तो वो स्वयं कर सकता है, मतलब जो उसको अधिकार देगा वो स्वयं करता है, या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उनके माध्यम से उसका यूज कर सकता है। इसके बाद दूसरा है, इसमें पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। अब ये भी पूछा जाता है कि जो सेनाएं हैं हमारे यहाँ, उनका उनका सर्वोच्च अधिकारी है, जो उनका सर्वोच्च कौन होता है, तो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसमें है फिर इसमें तीसरा है, इसके अनुच्छेद के कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने का संसद को निवारित नहीं करेगा। मान लो संसद किसी अधिकारी को विधि, मतलब जो विधि के मतलब कानून के अंदर है चीजें, वो संसद उसको अलॉट कर रहा है, तो वो निवारित नहीं करेगी, वो संसद भी कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन वो होता है, दल होता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्या है, संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य की विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हों
और आपको मैं बता दूं, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के भी मतलब इसमें जो है निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, 3 चीजें हैं इसमें, 3 मतलब 3 लोग, 3 चीजें हैं शामिल होती हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, इसके बारे में दिया गया है। तो एक वह इसमें, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति को निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में मापमान में एकरूपता होगी। मतलब कि जो भिन्न भिन्न वो है स्टेट है, यहाँ से जो निर्वाचन होता है तो वहां सबका मतलब सबको एक एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, राज्य में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीत से अवधारित की जाएगी। अर्थात अब इसमें क्या है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को उतने मत होंगे जितने की 1000 से गुणित, क्या है, 1000 से गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। और खा गया है, यदि 1000 से उक्त गुणित लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो खंड में निर्देशित प्रत्येक सदस्य की मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये मतलब प्रोसेस दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ये मतलब बड़े एग्जामों जैसे यूपीएससी और इन सब एग्जामों में पूछा जाता है, वहां पे भी बहुत नहीं, बस बेसिक चीजें पूछते हैं वो। तो ठीक है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, क्या है, पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। क्या है, ये याद रखिएगा, कब से है, ये पूछा जाता है कि जो 5 वर्ष की अवधि कब से ली जाती है, चुनाव से या उसके पद ग्रहण से या मतलब जब चुनाव घोषित हुआ तब से। तो ये चीज याद है, कब है, जब वो पद ग्रहण कर लेता है तब 5 वर्ष मान जाते कि मतलब शपथ ले लिया तो उस दिन से शुरू हो जाएगा उसका 5 वर्ष। अब इसमें कहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना या इस्तीफा देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। ठीक है, मतलब उसको लेटर देगा जो इस्तीफा वाला होगा, रिजिग्नेशन लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि जो महाभियोग मतलब जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर राष्ट्रपति चीजें नहीं कर रहा है तो उससे महाभियोग भी लग जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति नेक्स्ट है, गांव में राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर, मतलब देखो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर राष्ट्रपति का मतलब 5 वर्ष समाप्त हो गया लेकिन तब तक वो पद पर धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। मतलब जब तक नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाएगा तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या है, आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन पात्र होगा। मतलब पुनर्निर्वाचन प्राप्त होता रहा है, कितने भी मतलब टाइम निर्वाचित हो सकता है, बस वो एक एज लिमिट है उतना होना चाहिए बस, उससे मतलब और राष्ट्रपति कितने भी टाइम बन सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में दिया गया है। तो किसके, ये आर्टिकल 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए मतलब निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हता होती है। तो क्या होगा, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो। सदस्य नहीं होना चाहिए बट उस लोकसभा के सदस्य बनने लायक उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के अंदर, वो उसके अंदर होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने के लिए आहरित है कौन, राष्ट्रपति के अंदर। अब देखिए इसमें 2 है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी नियंत्रण में किसी संस्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 59,
राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होंगी, ये दिया गया है किसमें, आर्टिकल 59 में। तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, मतलब वो ना राष्ट्र विधानमंडल का सदस्य होगा, ना संसद के किसी सदन का सदस्य होगा, कौन, राष्ट्रपति। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना अथवा राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया है। मतलब अगर वो मतलब एक तो वो चुना नहीं, मतलब निर्वाचित नहीं हो सकता, लेकिन अगर निर्वाचित हो जाता है तो उस दिन से माना जाएगा कि उसने जो अपनी जो विधानसभा या जो भी सदन में उसकी जो मेंबरशिप या जो सदस्यता है उसको त्याग कर दी है। अब इसमें है, दो है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो चीज तो पहले ही क्लियर कर दी गई है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 3 है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपभोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का भी जो संसद बिल द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त, और देखो कौन इसको अवधारित करेगा, कौन, संसद डिसाइड करेगा कि उसको भत्ते क्या मिलेंगे, उपलब्धियां क्या होगी उसकी, मतलब रेंट जो उसका हो, मतलब जो निवास स्थान, ये सब सारी चीजें कौन, संसद डिसाइड करेगी। निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकार का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। इसमें 4 है, क्या है, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएंगी, मतलब इसीलिए देखो जो भारत की संचित निधि है उससे दिया जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि उसपे जो जो मतलब राष्ट्रपति को दी जाती है, जो भत्ते और जो चीजें दी गई हैं, उपलब्धियां, भत्ते दिए गए हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता उसके मतलब कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान किसमें है, 60 में। ये भी पूछा जाता है, देखिए वो जो शपथ किसमें है, तो भाग 2 में है ना शपथ, तो ये भी पूछा जाता है कि उसमें दे दिया कि राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का अलग से आर्टिकल है जिसमें हम उसमें वो शपथ लेता है, क्या, आर्टिकल 60। तो क्या है, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध, क्या है, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सम्मत निम्नलिखित प्रारूप के शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मतलब ये इसका मतलब जो है इसके शपथ का प्रारूप है, दिया गया है, तो ये आप ऐसे देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बाकी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इतना नहीं पूछेगा आपसे प्रारूप और ये सब, बाकी देख लीजिए। ऐसा होता है, मैं आमुख की मैं श्रद्धाधारक भारत का सत्यनिष्ठ में प्रतिज्ञान करता हूँ, ठीक है, आगे ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या, आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब प्रक्रिया क्या होगी, कैसे चलेगा, उसके बारे में दिया गया, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अगर आपको मतलब जैसे कि ये मतलब ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं टेलीग्राम पे, या वैसे भी मैं टेलीग्राम आप करवा दूंगी, टेलीग्राम आप फॉलो कर लीजिए, अमर क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। क्या है, आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दिया गया है। इसमें क्या है, पहला क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब कि ये देखो उसमें ये था कि राष्ट्रपति को 5 साल दिए, मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आता है तो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अब इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा होने वाला उसके कुछ दिन पहले ही हम निर्वाचन कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ना उसका मतलब कार्यकाल बढ़े और चीजें एकदम जो है एकदम टाइम टू टाइम चलती रहे। उसके बाद क्या है, भाग 2 है इसी में, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर, क्या है, मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर अन्य कारणों से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। मतलब 6 माह के इससे ज्यादा मतलब उसमें गैप नहीं होगा, उसके पहले ही निर्वाचन किया जाना
मतलब अनिवार्य होगा। भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक धारण करने का हकदार होगा। फिर आर्टिकल 63 है भारत के। अब देखिए आर्टिकल 63 से हम कल करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका हम खत्म करवा देंगे जल्दी ही। 3-4 क्लासेस में हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रहेगा, आपको भी रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और सही भी रहेगा। ताकि जैसे आपको ये से इतना करना है, थोड़ा थोड़ा आर्टिकल पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो आपके लिए भी बहुत वो होगा। ठीक है, बाकी आपको अगर चाहिए होगा मैराथन टाइप का एक पूरे आर्टिकल का, तो इसी को हम एक पूरा मैराथन बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज यही तक रखते हैं, कल से हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। कल का टॉपिक हमारा यही रहेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो कल से इसको करेंगे। आज इतना ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम आपको बेटर से बेटर चीजें प्रोवाइड कर सकें। और आप देखिएगा आपके लिए बहुत सारी चीजें आगे लाई जाएंगी, जिससे आप सपोर्ट करेंगे, चीजें और अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, थैंक यू आप लोग। चलिए, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।